ओके, तो लाइट चैप्टर जितना भी हमने पढ़ा है आज उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो भी कवर करना बाकी रह गया तो वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मिरर। मिरर कैसे बनता है? एक ग्लास को हम क्या कर देते हैं, पीछे से कोटिंग कर देते हैं, और कोटिंग हम किसकी करते हैं? एल्यूमिनियम की करते हैं, क्योंकि क्या होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसलिए एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते थे, उसको ग्रीन कलर का पेंट कर देते हैं जिससे एल्यूमिनियम वहां से निकल ना पाए धीरे धीरे, क्योंकि क्या होगा एल्यूमिनियम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो मिरर, ये हमने कौन सा मिरर पढ़ा था? सबसे पहले हमने मिरर पढ़ा कि मिरर कैसे बनाया जाता है, तो ये हमने कोटिंग कर दी, इसीलिए जब भी हम मिरर ड्रॉ करते हैं तो उसके पीछे साइड ऐसे डैश डैश लाइन का ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? कोटिंग रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? ये है ना, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? बैक साइड। अगर इधर कोटिंग कर दूंगा तो इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, उधर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। दोनों तरफ अगर कोटिंग कर दिए तो वो मिरर रहेगा ही नहीं, दोनों तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर में हमने तीन टाइप के मिरर पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा प्लेन मिरर, सेकंड हमने पढ़ा कॉन्केव मिरर, और थर्ड हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो है वो किसके टाइप से? स्फेरिकल मिरर्स के टाइप से, है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स के टाइप से, ठीक है। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले प्लेन मिरर की कहानी हमने पढ़ी कि प्लेन मिरर के सामने जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा उससे लाइट टकरा के जब मिरर पे पड़ती है तो बाउंस बैक हो जाती है, जिससे डेफिनेशन निकली किसकी? रिफ्लेक्शन की। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो प्लेन मिरर से टकरा के वो वापस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो कोई सा भी मिरर हो, इससे पता चला कि जब भी मिरर के सामने हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो वापस टकरा के वापस आ जाता है, बट किस साइड आता है? नॉर्मल के ऑपोजिट साइड। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर किसी एंगल से ड्रॉप हो रही है, अगर सीधा सीधा, जैसे बॉल की बात करें, अगर हम सीधा सीधा वहां पे हम क्या करते हैं, वॉल पे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो सीधा सीधा बॉल आता है। और अगर किसी एंगल से थ्रो करते हैं तो दूसरे एंगल से क्या कर रहा है, दूसरी तरफ से वो चला जाता है। तो वैसी कहानी लाइट की भी है, मैं किसी एंगल से इसको थ्रो कर रहा हूं तो वो क्या होगा? दूसरे तरफ से चला जाएगा। तो किसके दूसरे तरफ से? नॉर्मल की दूसरे तरफ से। और नॉर्मल हमेशा कहां पे ड्रॉ होगा? इंसिडेंट पॉइंट पे। क्या इंसिडेंट पॉइंट फिक्स होता है? नो, इट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पे इंसिडेंट होगी वहीं पे आपका इंसिडेंट पॉइंट होगा। मैं यहां से इंसिडेंट करवाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करवाऊंगा तो यहाँ पे, तो इंसिडेंट पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता है। फिर यहां से जनरेट हुआ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप के लॉज थे। उसने क्या कहा कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं? एक प्लेन पे लाई करते हैं। अगर एक प्लेन पे लाई नहीं करेगा तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि ये दो एग्जांपल है मेरे पास, मैं ये इंसिडेंट करवा रहा हूं, रे ये इंसिडेंट रे है मेरी, और इसका ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये मैं इंसिडेंट करवाया, ठीक, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे, कुछ ऐसा होगा। इसी में रख के दिखाता हूं, लाइक दिस, ऐसा होगा। तो ये सेम प्लेन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लेन किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्लेन? नो, 2D फिगर को प्लेन बोलते हैं, इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं मैं। मेरे को लगा था तुम लोग प्लेन समझ, प्लेन मतलब उस दिन मैं बोला था बोर्ड प्लेन है कि नहीं, तो सब लोगों ने हाँ बोला था। तो बोर्ड प्लेन है मतलब क्या है? वो स्मूथ है इसलिए प्लेन है क्या? नहीं, PLANE वाला प्लेन की बात कर रहे हैं। इसको हम 2D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D फिगर। ये 1D है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जब भी 2D फिगर आता है तो उसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो ये एक प्लेन में अगर होगा तो ही हमको ये शो कर पाएगा। बट अगर रे कुछ कारण से अगर इस एक्सिस में आ गई तब आपको इमेज शो नहीं करेगा। तब ये प्लेन में हुआ क्या? अब ये कौन सा एक्सिस हो गया? Z एक्सिस। 3D में आ गया। तो 2D में लाया करता है, ये लॉ है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी भी, ठीक है।
वहां पे क्या होता है, लेजर लाइट लेना, लेजर लाइट को उसमें किसी भी ग्लास में या मिरर के सामने क्या करवाना, ड्रॉप करवाना। अगर इमेज नहीं दिख रहा है लेजर लाइट का तो समझ जाना, मतलब रिफ्लेक्ट होकर अगर वापस नहीं आ रही है तो समझ जाना कि वो किसी और एक्सिस में चले जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मिरर के अंदर चले जा रही है, ये मत सोचना, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है मतलब रिफ्लेक्ट जरूर होगी। तो रिफ्लेक्ट होकर अगर वापस तुमको दिखाई नहीं दे रही है तो वो क्या कहलाएगा, किसी दिन लेजर लाइट लेके आना, क्लास में करके दिखा दूंगा, है ना, और एक मिरर भी छोटा सा लेके आना। तो जब भी क्या होगा कि लेजर लाइट जो है, मतलब लाइट जो है ड्रॉप करवाएगी और रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है मतलब समझ जाना कि एक ही प्लेन में है। अगर नहीं दिख रही है मतलब वो इस एक्सिस में आ जा रहा है, तब आपको शो नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन ही शो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि तीनों जो है किस में लाया करना चाहिए, प्लेन में लाया करना चाहिए। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि आई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये नॉर्मल होता है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम लोग, है ना, स्फेरिकल मिरर के केस में। और क्या था प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है ना, बिहाइंड द मिरर बनेगा मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और ये आई और आर हमेशा कहां से मेजर करोगे, नॉर्मल से, हमेशा नॉर्मल से मेजर करोगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने। बिहाइंड द मिरर बनेगा फर्स्ट, सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, थर्ड सेम साइज का बनेगा, फोर्थ वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दिया ना मैंने, है ना, इरेक्ट बोलो, अपराइट बोलो, लेटरल, इन्वर्जन बोलो, ऑल आर सेम। ठीक है, फोर्थ क्या बोला मैंने, सेम साइज का बनेगा, और फिफ्थ सेम डिस्टेंस पर बनेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको प्लेन मिरर की याद रखनी है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस एंड और सॉरी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्लेन मिरर की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर किसको बोला जाता है, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसमें हम क्या करते हैं, आउटर साइड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस, ये जो मैंने शेप बनाया इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, याद रखना है, दिस इज योर अपर्चर। ठीक है, अब अगर मैं इनसाइड तरफ से अगर कोटिंग करता हूं या आउटसाइड तरफ से कोटिंग करता हूं, तो आउटसाइड तरफ से करता हूं तो ये क्या कहलाता है, कॉन्केव मिरर, और इनसाइड तरफ से करता हूं तो कॉन्वेक्स। तो याद रखना है कि अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड तरफ है तो कॉन्केव, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड तरफ है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, उसका एक एग्जांपल दिया था बढ़िया से। आप ऐसे क्या करना, सांप बना लेना हाथ में, अंदर की तरफ से अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्केव, बाहर की तरफ से अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स। इजी था। चलिए नेक्स्ट, अब कॉन्केव की कहानी है। कॉन्केव के टोटल कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमको सबसे पहले रूल्स पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से रूल्स होते हैं फटाफट बताइए। Very good. If incident ray passing through the parallel to the principal axis, then it goes from focus after reflection always. If तो यहीं से आपके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बनती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप क्या करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी क्या होती हो, एकदम इसको कट करते हुए जाती हो स्फेरिकल मिरर को। ठीक है, कट करते हुए जाती हो, और दूसरा आप किसको टच करती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, है ना, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्या, कैसे पता प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर होती है? देखो, एक सर्कल ड्रॉ करो। आप लोग 9th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ के आए हो।
सर्कल 9th क्लास में क्या कहा गया था कि कभी भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कभी भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं और अगर इसी पॉइंट में मैं क्या कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये जो टेंजेंट होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। ये टेंजेंट होता है इस पॉइंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। ये आप लोग मैथ्स में पढ़ के आए, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो याद रखना। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये देखो, इसको मैं अगर रब कर दूं ऐसे, तो ये आपको कौन सा मिरर दिख रहा है, कॉन्केव मिरर दिख रहा है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक मेजर करते हो, आप क्या मेजर करते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। जब भी, अब रूल क्या बोलता है कि जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉप करवाते हो तो वो हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, फोकस पॉइंट से। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इफ एनी रे incidents parallel to the principal axis on concave mirror, it goes always from a point which is called principal focus of that mirror, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जरूर लिखना। तो ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये फर्स्ट रूल कहता है। सेकंड रूल इसी का ऑपोजिट था, अगर फोकस से होते ड्रॉप करवाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई पोल, क्या है, पोल है। जब भी पोल पे हम ड्रॉप करवाते हैं तो जितने एंगल से ड्रॉप करवाते हैं उतनी एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लॉ नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंड द लास्ट रूल क्या कहता है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉप करवाते हो तो वापस वो उसी पाथ में चला जाता है। ये कहानी हम लोग किसमें पढ़े थे, प्लेन मिरर में पढ़े थे। प्लेन मिरर में अगर हम नॉर्मली ड्रॉप करवाते हैं तो वापस उसी पाथ में चला जाता है, तो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप ड्रॉ करवाओगे तो एक आपका क्या बनेगा, नॉर्मली बनेगा। यहाँ पे फिर से देखो, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इसके परपेंडिकुलर, यस और नो। तो आपको जब भी आप इंसिडेंट करवाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो प्लेन मिरर की कहानी क्या थी, परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करवाते हैं तो वापस उसी पाथ पे चला जाता है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे भी बोलते हैं कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉप करवाते हैं तो वापस वो उसी पाथ में चला जाता है। तो ये 4 रूल याद रहेंगे। अब इन चारों रूल्स से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहला, एट इंफिनिटिव, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख दें, इंफिनिटिव पे, तो कैसा बनता है, हाँ सॉरी, एट फोकस। और कैसा बनता है पूछा, कहां बनता है नहीं पूछा, कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। साइज, पॉइंट साइज बोल सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड। एंड 4 पॉइंट मैग्निफिकेशन, less than 1, equal to 1 or greater than 1, less than 1। सेकेंड केस कहां पे, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे जब रखते हैं तो कैसा बनता है, बियॉन्ड सी तो रखते हैं तो सी पे ही बनता है। कहां पे बनता है, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। और कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज डिमिनिश्ड बनता है और m की वैल्यू अगेन लेस देन 1। थर्ड, एट सी, सी पे रखे तो कहां पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एंड m इज इक्वल टू 1। फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, तो कहां पे बनता है, बियॉन्ड सी बनता है। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज बनेगा और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। फिफ्थ बताइए, एट एफ, एफ पे रखें तो कहां पे बनता है, इंफिनिटी पे। अगर इंफिनिटी पे रख रहे तो फोकस पे पढ़ रहे हैं तो फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी बनेगा, जस्ट अपोजिट याद रखना है, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड,
m की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1, और सिक्स्थ नंबर केस एट बिटवीन f एंड p, p पे रखते हैं तो कैसा बनता है, कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर, और फिर कैसा बनता है, वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट, जो बोलना चाहो, कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, एंड m इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे बेसिकली हमको कॉन्केव मिरर के केस में, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रूल्स है चारों। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, हमेशा ऑलवेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। आप कहीं पे भी रख दो, इंफिनिटी पे रखो, कहीं पे भी रखो, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, है ना, डिमिनिश्ड बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा इसके लिए बताओ m नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए m नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। कैसा यूएच बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, तो कैसा बनेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। m किस पे डिपेंड करता है, HI पे, तो HI वर्चुअल बन रहा है तो HI पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे बताइए कॉन्केव के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इन केस ऑफ दिस 5 केसेस m क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है। सिर्फ इस केस में m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन, चलो साइन कन्वेंशन तो मैं लेंस के साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद सेम कहानी लेंस में भी है, पर कौन से लेंस के लिए सेम कहानी, फॉर कॉन्वेक्स। कुछ चेंजेस है क्या इसमें से, क्या चेंजेस है, फर्स्ट 5 केसेस में कहा बनता है, बिहाइंड द मिरर फॉर फर्स्ट 1 to 5 केसेस इमेज इज बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर को, बिहाइंड द लेंस, नॉट मिरर, बिहाइंड द लेंस, और बिहाइंड द लेंस को हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो क्या m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिहाइंड द लेंस बन रहा है तो क्या m की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, 5 केसेस के लिए नहीं होगी। कैसा बनता है, बिहाइंड द लेंस कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमेशा आपका m की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, इन्वर्टेड बोल रहा है मतलब नेगेटिव, और वर्चुअल बोलेगा तो पॉजिटिव, और इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सेम केसेस है ना, m की वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ हो रही है, बस ये चेंज हो रहा है कि लेंस के केस में जब रियल एंड इन्वर्टेड की बात करें तो बिहाइंड द लेंस बनता है, वर्चुअल की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ लेंस बनता है, और मिरर की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ मिरर कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और बिहाइंड द मिरर कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। बस इतना ही है, वर्चुअल मीन्स आभासी, रियल मीन्स वास्तविक। समझ में आया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है क्या, कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख लो आप लोग, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर किसी चीज को लर्न कर लियो तो सेम है। किसकी कॉपी है, कोई डाउट है यहाँ तक, ऐसा कुछ जो मैं गलत बताते हो या छुड़ गया हो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर is same as convex lens. कॉन्केव मिरर इज सेम एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जो कहानियां कॉन्केव मिरर की होती है वही कहानियां कॉन्वेक्स लेंस की होती है।
ठीक है, बस वही एक चीज का डिफरेंस है कि मिरर अगर इमेज अगर कहाँ पड़ रहा है, मिरर के सामने पड़ रहा है, मिरर के सामने, मिरर बोल रहा हूँ, मिरर के सामने बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पीछे बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लेंस में इसी का जस्ट उल्टा, पीछे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड और सामने बन रहा है तो वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, बस इसी चीज का डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है, उसमें भी यही कहानियां बनती और सब ड्रॉ भी करवाया हूं मैं आप लोग को। ठीक है, अब बात आती है किसकी, साइन कन्वेंशन की। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले बताओ, U इज, देखो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना लेता हूं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। ये कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कंपेयर करते हैं, यहाँ पे U की वैल्यू, यहाँ पे U की वैल्यू, यहाँ पे F की वैल्यू, यहाँ पे F की वैल्यू पॉजिटिव, बताया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए F की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे V की वैल्यू डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इमेज, है ना। यहाँ पे V की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब कैसा बन रहा हो, वर्चुअल बन रहा हो। यहाँ पे V की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब रियल बन रहा हो, है ना। इधर बात करते हैं, पॉजिटिव कब होगा, जब रियल बन रहा हो, और इधर नेगेटिव कब होगा, जस्ट उल्टा चल रहा है ना। बाकी कहानियां सेम है। और क्या क्या बचा साइन कन्वेंशन में, M की वैल्यू, M की वैल्यू कॉन्केव मिरर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है सर, है ना। नेगेटिव कब होती है, जब कैसा बन रहा हो, इन्वर्टेड या रियल जो बोलना चाहो। और पॉजिटिव कब होता है, जब इरेक्ट बनता है या अपराइट बनता है। यहाँ पे M की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब इन्वर्टेड होता हो, और पॉजिटिव कब होती है, जब इरेक्ट होता हो। यही मेन है इस चैप्टर में, यही याद नहीं रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है हमसे, और कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स। अगर ये आपको समझ में आ गया मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। क्लियर है, और कोई दिक्कत इसमें, और कोई साइन कन्वेंशन, M हो गया, F हो गया, V हो गया, बस इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की वर्सेस कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर कैसे कॉन्केव लेंस कैसे बनता है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसे बनता है, एक ऐसा लेंस जो कि बीच से, जिसका एजेस, जिसकी एजेस क्या हो, बीच से कैसी हो, बल्जिंग हो। बल्जिंग मींस उभरा हुआ, बल्जिंग मींस उभरा हुआ, बीच से उभरा हुआ हो, और ऊपर से साइड से एजेस क्या हो, थिन हो, पतली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 मार्क में आता है, व्हाट डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको यही डेफिनेशन देना है कि एट द मिडिल इट इज बल्जिंग एंड एट द एंड ऑफ द एजेस इट इज थिन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द एजेस वो क्या है, बल्जिंग है, बाहर है, आउटसाइड है, और एट द मिडल क्या है, वो थिन है। ठीक है, अंदर की तरफ है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर वर्सेस कॉन्केव लेंस, इसमें बताओ, U की वैल्यू नेगेटिव, U की वैल्यू नेगेटिव, मतलब U की वैल्यू आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा नेगेटिव पुट करना है। समझ में आ रहा है। और किसी क्वेश्चन में अगर मान लो U आप फाइंड आउट कर रहे हो और नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब समझ जाना कि आप कुछ गलत किए। तो ये ट्रिक्स है। नेक्स्ट, F की वैल्यू बताओ, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, वर्चुअल बन रहा है ना भाई। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है ना। अभी तो आप लिखे हो ये देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे F की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये क्या बनता है, बिहाइंड द लेंस बनता है, उल्टा जस्ट।
यहाँ पे v की वैल्यू बताओ पॉजिटिव कब होगी? अच्छा इसमें v की वैल्यू तो कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कैसा बन रहा है? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बन रहा है। यहाँ पे भी हमेशा वर्चुअल बनता है और इन फ्रंट ऑफ लेंस बनता है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे दो केसेस बनेंगे ही नहीं। बाकी m के लिए बताइए, m के लिए बताइए यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। यहाँ पे भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे कि कॉन्केव मिरर के बताइए m की वैल्यूज, है ना? तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो m की वैल्यू कॉन्केव मिरर के लिए क्या होती है? -1 से लेस देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यूज होती है। कॉन्केव मिरर के लिए क्या होती है? तीनों वैल्यूज होती है। m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और m इज ग्रेटर देन 1। ये देखो आप लोग खुद लिखे हो, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो तीनों केसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? सेम कहानी कॉन्वेक्स के लिए भी होगी। कॉन्वेक्स बोलो लेंस में या मिरर में कॉन्केव बोलो तो सेम कहानी, उसके लिए भी तीन वैल्यू होगी, इसके लिए भी तीन वैल्यू होगी। पर यहाँ पे बताओ m की वैल्यू कितनी होगी? ऑलवेज लेस देन 1। तो ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो ये याद रखना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू याद रहेगा पक्का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये सब कहानी कहाँ से जनरेट हुई थी? लेंसेज की रिफ्रैक्शन के कारण जनरेट हुई थी कि कोई भी जो है हमारी रेज टकरा के वापस नहीं आती है, या पास हो जाती है या बैंड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही कहानी थी। तो उसका एग्जांपल हमने लिया था, ये ऐसे हमने लिया था, ये एयर, दिस इज योर ग्लास या वाटर ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। ये वाटर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? रे इंसिडेंट करवाई। तो ये जैसे इंसिडेंट करवाई तो इंसिडेंट पॉइंट पे आपको क्या बनाना रहता है? नॉर्मल ड्रॉ करना रहता है। तो क्या हो जाता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। जैसे ही लाइट बैंड हुई रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? तो ये बैंड हो गई, क्यों हुई? रीजन बताया था, सॉरी, रेयर टू डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने पर रे जो है वो क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है, आप उस दिन एब्सेंट थे क्या ये क्लास में? एब्सेंट थे। तो ऐसा क्या होता है? खुशी बताएगी। एग्जांपल मस्त वाला दिया था, क्राउड वाला। अपने आप स्लो हो जाते हैं, हम कर देते हैं ना। जब भी हम क्राउड में जाते हैं, है ना, जब भी हम क्या करते हैं, रोड में चलते हैं और अचानक से आपके रोड में क्राउड आ जाए, तो क्या करते हो आप? करके चले जाते हो कि ब्रेक लगाते हो? ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे रेयरर और डेंसर की मीनिंग यही है। रेयरर मतलब उसको खुला रोड मिला है तो भगाते हुए आ रहा है। जैसे ही डेंसर आया, क्राउड आ गया, तो आप क्या करेगा? वो गाड़ी स्लो करेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो बैंड हो जाता है। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ाओ उसको। फिर से ये कौन सा मीडियम आ गया? एयर मीडियम, है ना। अब फिर से किस में जा रहा है? डेंसर टू रेयरर में जा रहा है। तो अब क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बैंडिंग तो दोनों केसेस में होगा, ठीक है। बैंडिंग होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बैंडिंग हो गया, पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि फिर से उसको खुला रास्ता मिल गया ना, फिर से वो उसने स्पीड बढ़ा दी। जैसे आ रहा था, देखो जिस डायरेक्शन में आ रहा था वैसी डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो एक्चुअल में आपकी लाइट जो है वो ऐसी आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आप समझो, आई कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा। तो ये मैं आई मेजर किया यहाँ से, ठीक है। ये आई है और ये आपका आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। अब ये आर है तो ये क्या होगा? ये भी आर होगा। जितने एंगल से देखो, कभी भी सेम मीडियम होगा तो आपका एंगल चेंज नहीं होगा। लाइट का मीडियम चेंज होगा तभी आपका एंगल चेंज होगा। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था? इक्वल होता था, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। पर रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? जितना, जैसे हम क्या होंगे, अगर मीडियम चेंज होगा तभी आपका एंगल चेंज होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा तो एंगल चेंज नहीं होगा।
अब ये देखो, ये वाला एंगल क्यों इक्वल हुए थे? क्योंकि ये दोनों देखो एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आई है और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ई नहीं, हाँ वो बता रहा हूँ ई क्या होता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बट इसको हम ई भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंट? निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। तो कितने एंगल से वो निकल रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल बोलेंगे। तो एक्चुअल जो रे है जो इस पाथ में जा रही थी, पर वो अब इस पाथ में जा रही है, तो कुछ गैप हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, हम लोग हायर क्लासेस पढ़ोगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आपकी क्लास में क्या बोलेंगे हम इसको, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एक्चुअल जो साइड आ रहा था पर वो डिफ्लेक्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे बीच में जो गैप आया है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन तो अलग चीज है। लेटरल इन्वर्जन तो इसको बोलते हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। कुछ बोलना चाहते हो इससे रिलेटेड? तो लेटरल, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं बोलेंगे, लेटरल क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, मतलब डिस्टेंस आया उनके बीच में। एक्चुअल जो लाइन जा रही थी और उसको डिफ्लेक्ट करके वो दूसरी लाइन में चला गया। तो ये रिफ्लेक्शन की कहानी थी, रिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पे भी दो लॉस पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ सेम रहता है। सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताया था, इसमें पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। किसी बुक में एन लिखा होगा, किसी बुक में म्यू लिखा होगा, उसको क्या पढ़ते हैं हम, म्यू, ठीक है। ये ऐसा होता है म्यू। एक यू है जिसकी दोनों तरफ पूंछ बना दो कि क्या कहलाएगा, म्यू कहलाएगा, एम यू म्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, साइन आई बाय साइन आर। इसकी वैल्यूज भी लिखवाया था, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिखाया था कि नहीं, है ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2। नहीं लिखे हो तो लिख लो, लिखाया था पर चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है V1/V2। एक और फॉर्मूला होता है n का, C/V। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर से कंपेयर करके किसी भी मीडियम की स्पीड फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तो उसका फॉर्मूला C/V होता है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोलेगा कि एयर से, आपको बोले कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42। आपसे पूछ रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42, उसकी स्पीड बताओ। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तब आप यही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। तो इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी मीडियम में अगर आपको क्या करना है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है, तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से फॉर्मूले बताया, साइन आई बाय साइन आर, V1/V2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, n21 इज इक्वल टू V1/V2 होता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया, n21 इज इक्वल टू V1/V2।
अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब इन दोनों को क्या कर दो, इंटू कर दो, n21 इंटू n12। एक छोटा सा डेरिवेशन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपको याद रखना है। तो मल्टीप्लाई करो v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, क्या मिलेगा, कट जाएगा ये। इधर क्या मिला 1, यहाँ पे देखो n21 n12 इज इक्वल टू क्या मिला 1। तो अगर मैं n21 इज इक्वल टू रिलेशन क्या मिल जाएगा, ये रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी एक मीडियम का आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दूसरे का फाइंड आउट करना है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। जस्ट क्लियर है, बन जाएगा पक्का। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पूछा जाता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बताओगे, साइन आई बाय साइन आर, क्या बताओगे, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, नो, उस दिन बताया था मैं फर्स्ट क्लास में जब पढ़ाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको, क्या कंपेयर करता है, स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करता है, ठीक है, कि किसमें स्लो चलेगा और किसमें फास्ट चलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42 है, एकदम ध्यान से समझना, यही अगर पूछेगा भी तो यही एग्जांपल लिख लेना। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कितनी टाइम्स होगी, विल बी 1/2.42 टाइम्स, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, देख बताइए बुक में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए 1.33 वाटर का होता है 1.33, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1.33 टाइम्स आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1.33 टाइम्स आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर के अंदर। समझ में आया। एक लास्ट टॉपिक जो कि मैं बताया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्या होता है फॉर्मूला उसका, n इज इक्वल टू थीटा -1, है ना। इससे हम फाइंड आउट करते हैं दो मिरर के बीच में अगर हमको क्या करना है, इमेजेस फाइंड आउट करना है, मल्टीपल इमेजेस फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाओ, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ाते जाओ तो कम कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका समराइज है चैप्टर का। अगर इसमें से कुछ डाउट निकलता है तो आप देखिए और पूछिए, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। टुमारो इज योर टेस्ट, सो बी प्रिपेयर। ओके, तो एक टॉपिक बचा था कौन सा, पावर वाला, है ना। तो पावर किसको बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होती है, मीटर में होती है, ये आपकी पावर की डेफिनेशन होती है। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप क्या करोगे, 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि f की वैल्यू अगर कम होती है तो पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, और f की वैल्यू ज्यादा होती है तो पावर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पता करके आने बोला था कि थिन का पावर ज्यादा होगा कि थिक का, तो किसका ज्यादा होगा, बताइए, क्या पता किए, क्या रिसर्च किए इसके ऊपर। तुम तो हाथ नीचे कर दो, तुम तो सुबह क्लियर कर लिए हो डाउट, इसलिए हाथ उठा रहे हो। आप लोग क्या रिसर्च किए भाई, पतला लेंस का बड़ा होता है पावर ज्यादा होता है कि मोटे लेंस का पावर ज्यादा होता है, किसका पावर ज्यादा होता है, और विद रीजन ना, कल जैसे लॉजिकली आंसर मत देना मेरे को, बताइए किसका ज्यादा होता है। कुछ रिसर्च नहीं किए, करना चाहिए बेटा। ये सब क्या है, अगर किसी टॉपिक पे एक हेल्दी डिस्कशन होता है ना तो वो टॉपिक का डाउट
मतलब डाउट जो है ऐसा क्लियर होता है और वो टॉपिक हमेशा के लिए याद रहता है, वो भूलते नहीं है। क्योंकि देखो दोबारा ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़नी है अगर आप इस फील्ड में जाओगे आगे तो, है ना। मैथ्स या साइंस लोगे तो आपको फिर से ये सारी चीजें पढ़नी है, नहीं लोगे तो बात अलग है, कोई इशू नहीं है। फिर बताइए कुछ तो, आप भी नहीं मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ था, सुन नहीं रही थी क्या? ओहो बहुत पढ़ाई में ध्यान था। आप तुम भी नहीं सुने? मॉर्निंग में तो डिस्कशन किए थे हम इसके बारे में। चलिए किसका? मोटे का मतलब थिक का होगा। थिक मतलब मोटा होता है ना, और थिन मतलब क्या होता है? पतला। याद आ गया रीजन? थिक का ज्यादा क्या होता है? देखो हमको बेसिकली पावर किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ देखना है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पावर बता देंगे। थिक लेंस की बात करें तो थिक लेंस मतलब कैसा होगा? इसको थिक बोलेंगे कि इसको थिक बोलेंगे? अभी हम कौन सा लेंस की बात कर रहे हैं? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस को पकड़े अभी हम, है ना। कॉन्केव को पकड़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले कॉन्वेक्स को पकड़ो। कॉन्वेक्स देखो ये थिक है कि थिन है? ठीक है। और ये तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा है कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है? इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। थिन वाले का फोकल लेंथ ज्यादा है और थिक वाले का कैसे? कैसे? थिक का फोकल लेंथ क्यों है कम है बोल रही है वो, क्यों है? क्यों है बताओ? सुबह बताया था ना। क्योंकि देखो इसका देखो कर्वेचर ज्यादा है, ये कर्वेचर ज्यादा हो गया। कर्वेचर ज्यादा मतलब रेडियस, बड़े सर्कल का रेडियस ज्यादा होता है कि छोटे सर्कल का? एक बात बताओ, ये बनता कैसे? ये ऐसा कुछ बनता है, अंडा बन गया है, ठीक है। ऐसे ही सर्कल बनता है। कैसा बनता है सर्कल? दो स्फेरिकल सर्कल को मिला के आपका एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया बीच में। अब ये ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, इसका कर्वेचर बढ़ाता हूं, क्या कर दूं? इसका कर्वेचर बढ़ाता हूं मतलब थिन करता हूं, तो ये सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसी का मोटा बनाओ, ऐसे बनाओ। अब बताओ इसका सर्कल छोटा बना कि बड़ा बना? छोटा बना। मतलब देखो ध्यान से देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? कम हुआ कि ज्यादा? किसमें कम हुआ किसमें ज्यादा हुआ? इसमें ज्यादा है रेडियस और इसमें रेडियस कम है। रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू R/2, है ना। तो इसका रेडियस ज्यादा है, मतलब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो फोकस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अगर रेडियस ज्यादा हो रहा है तो फोकल लेंथ भी क्या हो रही है? ज्यादा। मतलब इसका फोकल लेंथ ज्यादा और इसका फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर कम। इसीलिए थिक का पावर क्या होता है? ज्यादा होता है, और थिन का पावर क्या होता है? कम होता है। इसीलिए ज्यादा पावर का जब आप किसी का चश्मा देखते हो तो देखते हो कितने मोटे मोटे ग्लासेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थिक का क्या होता है? पावर ज्यादा होता है और थिन का कम होता है। आपका एक डाउट था, आपको रेशियो दिया हुआ है दो लेंस का, पावर का लेंस रेशियो दिया हुआ है ना, मतलब पावर मतलब P1 रेज़ टू P2 कितना दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है। आपको बताना है इनके फोकल लेंथ का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखो 1/f1 1/f2 इज इक्वल टू 4:1। इसको मैं ऐसे लिख दूं। अच्छा ये जो रेशियो है ये डिवीजन का ही साइन होता है। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवीजन ही होता है ना। तो इसको मैं क्या करूं, अगर इनटू में चेंज कर दूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस और नो? तो आपको क्या मिलेगा? F2/f1 इज इक्वल टू 4:1, या 4/1 लिखना चाहो तो 4/1 भी लिख सकते हो। पर हमको किसका रेशियो चाहिए? F1/f2 का। तो इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
तो ये तो समझने की बात थी, आप ओरली आंसर बता सकते थे, क्योंकि पावर जो है फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर पावर का रेशियो 4:1 है तो फोकल लेंथ का रेशियो 1:4 होगा। आप ओरली आंसर बता सकते हो क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 2 दिया है तो 3 रेशियो दिया रहेगा तब कहानी कुछ और ही होगी, है ना, वहां पे कहानी चेंज हो जाएगी। तो 2 में आप डायरेक्ट लिख सकते हो और चाहो तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। और कोई डाउट इसमें क्लियर है? और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा हो तो कुछ है डाउट अभी भी मन में? आपको कोई डाउट है? आपको